नमस्कार मित्रों, विशेष बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार। प्रोफेसर आनंद कुमार जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं। इसके अलावा आप राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रुचि लेते हैं, गहरी रुचि लेते हैं। और राजनीति में जो धारा गांधी जी की या नेहरू की, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, ये समाजवादियों की है, उससे आप जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहते हैं कि एक समाजशास्त्री के तौर पर आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दे महत्वपूर्ण है आपके लिए? आपका बहुत धन्यवाद इस संवाद में निमंत्रण के लिए रामदत्त जी। अभी जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय लोकतंत्र का एक तरह से इम्तिहान जैसा है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में मतदाता के कार्यों के लिए, उसके विवेकपूर्ण मतदान के लिए परिस्थितियां बनी रहेंगी या धन बल और मीडिया बल और राजसत्ता का संयोग ऐसा बनेगा कि हम एक तरह से दिग्भ्रमित मतदाता समूह में बदल दिए जाएंगे। हमारे लिए इस समय का जो चुनाव है ये एक तरह से आत्म समीक्षा का समय है कि क्या हम जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में धीरे धीरे शासन का और समाज का जो संबंध बिगड़ा है उसका एक उदाहरण किसानों का आंदोलन था। उनको अपने देश की राजधानी में ही आने के लिए अनुमति नहीं दी गई और वो भी 1 साल तक प्रतीक्षा करते रहे और आखिर में सरकार का अपना तंत्र डगमगाया। झूठा प्रचार से लेकर के दोषारोपण और भेदियों को अंदर भेज करके फूट डालने की रणनीतियां विफल होने के बाद उनको वो तथाकथित भूमि संबंधी कानून वापस लेने पड़े और वो भी वादा खिलाफी का एक प्रसंग बन गया। इसी तरह से अभी जो पता चला, साधन जुटाने के लिए सरकार ने राजसत्ता का और बैंक व्यवस्था का दुरुपयोग किया है और बाहें उमेट करके हजारों करोड़ का चंदा इकट्ठा किया है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये दबंगई है। पहले गुंडों का इस्तेमाल करके पार्टियां वोट इकट्ठा करती थी, अब तो राजसत्ता के डर का इस्तेमाल करके आप पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर पैसे के इस्तेमाल से मीडिया पर प्रभाव डालते हैं और मीडिया के जरिए मतदाता को प्रभावित करते हैं। ऐसा तो विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों के इतिहास की स्मृति में पहली बार हो रहा है, जहां राजसत्ता खुद इस्तेमाल हो रही है और जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का आश्वासन रहा है, जो बुनियाद भी है किसी भी लोकतंत्र में शासन व्यवस्था की समीक्षा की, वो बुनियादी अब खत्म हो गई है। यहाँ राजसत्ता पूरी तरह से एक दल की कठपुतली बन गई है और उसके परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग से लेकर के समाचार समूह और कुछ मायने में न्यायालय भी इनके दबाव में है। ऐसा एक तरफा इस्तेमाल तो एकाधिकारी तंत्र में होता है और ये इस्तेमाल करके ये करीब करीब उत्तर कोरिया और रूस जैसा शासन प्रबंध बना रहे हैं, जहां पर जो सत्ता में है वही सही है, बाकी जो विपक्ष में है वो देशद्रोही हैं, वो तमाम तरह के मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं, बिना जमानती गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऐसे लोगों की हो रहे हैं जो स्पष्ट बहुमत वाले लोकतंत्र की सरकारों के नायक हैं। ऐसे मुकदमे किए जा रहे हैं जिनमें सबूत की जिम्मेदारी शासन की नहीं है, जिसको आपने बंद किया, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 बरस तक जमानत नहीं हो रही है। कुछ लोगों को 9 बरस मुकदमे चलाने के बाद कहा जा रहा है कि ये तो निर्दोष थे। तो ये जो एक नया रूप है राजसत्ता का, ये बहुत विकृत है। इसको लोकतंत्र कहना लोकतंत्र का अपमान है और इसलिए मुझे लगता है कि भारत की जो लोक शक्ति है और भारत के जो जनतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए कसौटी का समय। बाकी लोग तो आप जानते हैं सिद्धांतः भी अगर रोटी और न्याय कानून व्यवस्था बनी रहे तो लोग कई तरह की शासन व्यवस्थाओं में जी लेते हैं।
चीन में तो 1949 से लोग जी रहे हैं, एक दलीय व्यवस्था है, लेकिन वहां रोजगार की गारंटी है, कोई भूखों नहीं मरता है, बाकी सब सरकार के अधीन है। या हिटलर का 6 बरस का शासन था, उसमें युद्ध भी चलता रहा, लोग मरते भी रहे, लेकिन देशभक्ति का तकाजा ऐसा करके लोगों को चुप रखा गया, और जो लोग चुप नहीं होने को तैयार हुए उनको मार दिया गया, जेलों में सड़ा दिया गया। तो ये भारत के लिए स्वाधीनोत्तर दक्षिण यानी स्वाधीनोत्तर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लिए एक भयानक अनुभव है। अब देखिए कि लोग इसमें से कैसे बाहर निकल पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा एकाधिकारवादी शासन आता है तो क्या फिर हमें ऐसा खतरा नहीं झेलना पड़ेगा जैसा कि नेपाल के राजतंत्र को झेलना पड़ा, और फिर तमाम सशस्त्र संघर्ष हुआ बहुत दिनों तक माओवादियों से, और अंत में वहां राजशाही चली गई, जाना पड़ा? देखिए, जो अभी हो रहा है इसमें एक दलीय व्यवस्था नहीं बन रही है, बहुदलीय व्यवस्था है। और राज्यों में जो चुनाव हुए पिछले दिनों में, उसमें अभी किसी ने विश्लेषण करके बताया कि 10 साल में 18-18 महीने के 3 मौके ऐसे आए जब दिल्ली में जो काबिज हैं वो राज्यों की राजनीति को काबू में नहीं कर सके, लेकिन उसका साझा इस्तेमाल नहीं हो सका। आज एक संयुक्तता है, एक एकता है, सीटों का बंटवारा है, और एक तरह का एक लक्ष्य समाधान बनाने की कोशिश हो रही है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन सांप्रदायिकता और क्रोनी कैपिटलिज्म, इसका हमको मिलकर मुकाबला करना है। तो आपके हिसाब से ये दो बड़े मुद्दे हैं इस समय, सांप्रदायिकता और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर दो एक तरह से ध्रुव बने हैं। एक जो येन केन प्रकारेण राजसत्ता में रहना है और उसमें नीति सिद्धांत की बजाय व्यक्ति में आस्था रखनी है, एक बहुत ही सशक्त कद्दावर नेता को बनाना है, नेता हो चाहे ना हो लेकिन बनाना है, और उसके पीछे एक लामबंदी करनी है जिसमें प्रशासन का इस्तेमाल करना है, बैंक का इस्तेमाल करना है, पुलिस का इस्तेमाल करना है, मीडिया का इस्तेमाल करना है। दूसरा ध्रुव उन लोगों का है जो सांप्रदायिकता और क्रोनी कैपिटलिज्म के खतरों को जानते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपस में जो प्रभाव क्षेत्र का सच है उसको स्वीकारते हुए सीटों का बंटवारा करें, जिससे कि गैर तानाशाही वोटों का बंटवारा रुके और कुछ गारंटियों, कुछ सुविधाओं और कुछ सुधारों के आश्वासन के साथ हम जनता का मतदान करा सकें। नहीं तो आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं फिर? आप कोई सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं इस समय? देखिए, हमारी पीढ़ी एक तरह से अभिशप्त पीढ़ी है जिसने 1964-65 में राजनीतिक सरोकार को समझना शुरू किया, और उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का आह्वान किया। उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो शिक्षा के असंतोष को लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बना करके विद्यार्थियों को पीटती थी, DIR में बंद करती थी, विरोधी दलों को एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ा करके एक हिस्से को DIR में बंद कर देती थी। ये कम्युनिस्ट हैं, चीन समर्थक, ये भारत के लिए खतरनाक है। बाद में वही सबसे प्रबल साबित हुए CPM। लोहिया जैसे राजनीतिज्ञों को पागल और नकारात्मक राजनीति करने वाला बताया गया। उसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े तो कांग्रेस का एक रूपांतर हुआ और इंदिरा गांधी जी ने जो जनता के सवाल थे उनके सुलझाने का वादा करके गरीबी हटाओ को अपनी पार्टी का एजेंडा बनाया और प्रबल बहुमत से जीती। उसी के समानांतर उन्होंने पड़ोस के जो पुराना भारत का अंग था पाकिस्तान, उसमें गृह युद्ध हुआ और भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के तोड़ने के अभियान का सहयोग किया, समर्थन किया, और उसमें प्रभावशाली तरीके के नतीजे निकले। लेकिन तभी 73-74 आया और शासन पर पूरा कब्जा होने का जो एक दोष होता है, अहंकार और व्यक्ति पूजा, तेरे सुबह की शाम जय हो, तेरे शाम की जय हो, इंदिरा तेरे नाम की जय हो जैसी बातें कांग्रेस के अध्यक्ष गाने बजाने लगे तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से निर्मल निर्दलीय व्यक्तित्व ने देश की व्यवस्था के नवनिर्माण का कुछ सूत्र दिया और वो हमारे असंतोष से मेल खाता था। हम लोग उनके पीछे चले।
फिर इमरजेंसी लग गई, क्योंकि राज सत्ता का जो शिखर था वही गिर गया। जो जयप्रकाश जी ने अंदेशा बताया था, अनुमान लगाया था, वो अदालत ने सही पाया। खुद प्रधानमंत्री अपनी सीट से वंचित कर दी गई। फिर इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का विरोध किया गया और एक नया राजनीतिक औजार बनाया गया, एक नई पार्टी बनाई गई। लेकिन वो पार्टी जब विरोध खत्म हो गया, एक तरह से सत्ता बदल गई, तो वो उद्देश्यहीन हो गई और जयप्रकाश जी का निधन हो गया तो सब बिखर गया और कांग्रेस के हाथ में सत्ता बिखर गई। आपसी महत्वाकांक्षा भी बहुत थी प्रधानमंत्री बनने जी के हाँ, लिए। उसमें लोगों ने ये समझा कि अब तो कोई प्रतिपक्ष है नहीं, आपस में ही हम लोगों को एक दूसरे की मौत का इंतजार करना है या एक दूसरे से अलग होना है। और बारी बारी से प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के लड़ाइयां हुई और उससे हम सब एक हास्यास्पद परिणाम की तरफ गए। तो हमारी पीढ़ी ने वो देखा था। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार का भूत सामने आया और बोफोर्स का सवाल उठाया वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप ने, और वो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है के नारे के साथ हम लोगों का मन उनकी तरफ भी गया। लेकिन वो आए तो थे भ्रष्टाचार मिटाने और उनके अपने समर्थकों में मतभेद हो गया, श्री देवीलाल जी आदि, और उन्होंने फिर जाति के सुधार का बीड़ा उठा लिया जिसका न कोई मैंडेट था न कोई जनमत था, मंडल आयोग लागू कर दिया। अब उससे फिर एक बिखराव फैला और कुछ समय के लिए प्रतिपक्षी राजनीति का कोई महत्व नहीं रह गया। हमारी पीढ़ी फिर दिशाहीन हो गई। विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए और चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री तो फिर कांग्रेस ने ही समर्थन वापस लेके खत्म किया और फिर पूरी ताकत के साथ एक तरह से कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ और श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव जी ने भी, जैसे विश्वनाथ प्रताप जी ने बिना मैंडेट के सामाजिक इंजीनियरिंग की बात की, नरसिम्हा राव जी ने गरीबी हटाओ की पार्टी का नेता होने के बावजूद नई आर्थिक नीति के नाम पर वैश्विक पूंजीवाद के लिए दरवाजे खोल दिए। और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो एक नया आर्थिक प्रबंधन शुरू हुआ, पहले स्वदेशी खतरे में है का नारा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और विरोध में सांप्रदायिकता का भी इस्तेमाल किया, मंदिर का सवाल आ गया और मंदिर के सवाल का इस्तेमाल करके जो लहर बनाई उसमें अटल बिहारी जी सत्ता में आए और हमारे जैसे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। लेकिन ये जरूर था कि ये परिवर्तन की राजनीति का एक पक्ष है, इसको भी समझना चाहिए। और वो सरकार अकाल मृत्यु की शिकार हुई, 5 बरस के लिए चुनी गई थी। 4.5 साल में उन्होंने समझा कि मैंडेट को फिर से लेंगे और फिर कांग्रेस की 10 साल की कहानी फिर से शुरू हुई, जिसमें श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। अप्रत्यक्ष शासन की पद्धति लागू की गई। तानाशाही नहीं थी, लेकिन वो लोकतंत्र की कमजोरियों का एक अलग रूप था, जिसमें जो चुना नहीं गया प्रधानमंत्री वो सत्ता चलाता था या चलाती थी, और जो चुना गया वो एक तरह से दर्शक दीर्घा से कभी कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी दिखाई पड़ता था। लोग कहते थे बोलते ही नहीं, कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारे लिए ये पूरा समय एक परिवर्तन, एक प्रयोग के बाद दूसरे प्रयोग का समय रहा। और जो जैसा आपने पूछा, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राष्ट्रीय एक आरोहण हुआ था, एक लहर चली थी जेपी के जमाने में जो छूट गई डोर, क्योंकि मोरारजी और बाकी लोगों ने सुधार नहीं किए, वो डोर फिर हमारे हाथ में आई जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल आंदोलन चला और हम लोग उसमें पूरी ईमानदारी से जुटे। उसमें भी 2 धाराएं बन गई। एक धारा जो खाली कांग्रेस विरोधी थी, लेकिन सांप्रदायिकता के बारे में, पूंजीवाद के बारे में उसकी अपनी एक समझ थी, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। और दूसरी धारा आम आदमी पार्टी के रूप में हम लोगों ने बनाने की कोशिश की और उसका कुछ स्थानीय महत्व भी हुआ। दिल्ली में एक खास तरह का माहौल बना और सरकार बनी। 3-3 बार वहां पर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों हारी। लेकिन आम आदमी पार्टी में भी व्यक्ति तंत्र चला और न खाता न बही के जो हम कहें वही सही। तो वैकल्पिक राजनीति के लिए हम लोग चले जरूर थे, लेकिन विकल्प बनाने के लिए हम सक्षम नहीं साबित हुए। न 67 में साबित हुए, न 77 में साबित हुए और न 2012-2014 में साबित हुए।
अब हम तो लोग ये जरा मुझे समझाइए, आपने इतना लंबा अपने राजनीतिक एक तरह से जो आंदोलनों का इतिहास जिसमें आप शामिल रहे, आपने बताया, और मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि क्या किस दौर से गुजरा है, मतलब ये जमाना, और आप जैसे लोग जो बराबर सक्रिय हुए लेकिन बार बार निराश होना पड़ा। ये थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि जैसे देश में इस समय जो आपने शुरू-शुरू में बताया कि भई आप कोशिश कर रहे हैं कि भई ये जो इस समय का संकट आ गया है, तो ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का, तो इन्होंने अपनी ताकत कैसे इतनी बढ़ा ली? एक मतलब जो इस समय ये देखने को मिल रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो धारा थी, जो उसके मूल्य थे, जो उसके मतलब और जिससे निकला वो संविधान था, जिसमें बात की गई कि भई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, इन सब की बात की गई। उन सारे मूल्यों को आज चुनौती देते हुए वो धारा या वो संगठन इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, इतने कैसे इतने ताकतवर हो गए कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का या तो विरोध किया था या उसमें हिस्सा नहीं लिया, तो वो कैसे मजबूत हुए? ये एक गंभीर प्रश्न है, इसका सादा सीधा उत्तर देना गैर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का जो एक बुखार चढ़ता है कभी कभी, ये पहली बार नहीं हुआ था। ये 1920 के आसपास हुआ था और तब आरएसएस का जन्म हुआ, हिंदू महासभा का जन्म हुआ। फिर 1940 के आसपास 7-8 साल के लिए फिर ये बुखार आया। पाकिस्तान चाहिए हमको, क्योंकि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इसको हिंदुओं की तरफ से हिंदू महासभा ने और मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग ने बहुत प्रचारित किया, और कांग्रेस एक तरह से दोनों के हमलों का शिकार बनी। फिर भी व्यापक आधार होने के कारण और राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रतिबद्धता की लंबी कहानी, यानी 1920-21 का सहयोग आंदोलन से शुरू 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक का एक लगातार सिलसिला, उस प्रतिष्ठा का लाभ कांग्रेस को मिला और एक नई संविधान सभा बनी, एक नया संविधान बना, जिसमें बेमेल तत्वों को साथ रखते हुए भी एक स्पष्ट भविष्य के लिए आधार बनाने वाला दस्तावेज तैयार हुआ। लेकिन जो आप जानते हैं, कभी आप सुधार करिए तो सुधार के जो परिणाम होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने जब आंदोलन किया राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, तो भारत के अस्तित्व का सवाल हमने सुलझा लिया कि भारत एक राष्ट्र है और इसका भविष्य लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के जरिए हम सुरक्षित कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। भारत जो अंग्रेजों के आने के पहले का था, उधर तो लौटने का सवाल नहीं। राजा रानी का भारत, नवाबों और सुल्तानों का भारत, वो नहीं चाहिए। तो नया भारत कैसा होगा? नया भारत ऐसा होगा जिसमें, जैसा अभी आपने कहा, न्याय होगा। न्याय की 3 आधारशिलाएं हैं। स्वतंत्रता है, स्वराज है, दूसरा समता है और तीसरा बंधुत्व है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब इन तीनों को एक साथ साधने के लिए हमने लोकतंत्र को माध्यम बनाया। लोकतंत्र के भी 3 आयाम होते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, हर एक को वोट का अधिकार, संगठन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आंदोलन का अधिकार। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र भी है, यानी समाज का जो ढांचा है, इसमें जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तब समाज समता के आधार पर खड़ा होगा। और आर्थिक लोकतंत्र भी होता है, यानी हर व्यक्ति न सिर्फ राजनीतिक नागरिकता का अधिकारी, यानी वोट का अधिकारी है, संगठन बनाने का अधिकारी है, बल्कि रोजगार भी उसके पास, उसकी एक आर्थिक नागरिकता भी है। एक बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक नागरिकता से वंचित होता है। तो आर्थिक नागरिकता, सामाजिक नागरिकता और राजनीतिक नागरिकता, इन तीनों का एक संतुलित निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी थी। जो पिछले दिनों में हुआ वो था वैश्वीकरण का अर्थतंत्र और उसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीयता का अवमूल्यन कर दिया। अब दुनिया में आपकी पहचान में, बाजार में और अर्थतंत्र में
कोई देश के आधार पर नहीं है। दुनिया में एक व्यवस्था नई बनी है जहां कुछ कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनका अलग अलग देशों में अलग अलग निवेश है, और वो कंपनियां ही भारत समेत पूरी दुनिया का भविष्य तय करती हैं। और इनके प्रतिरोध में जो शक्तियां थीं, जैसे सोवियत संघ था या चीन का साम्यवादी मॉडल था, वो बिखर गया या वो बदल गया। तो अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ही बाजारवाद को बढ़ाती है, और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी ने, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी ही राष्ट्रीयता का विखंडन कर दिया और सुधार के नाम पर निजी पूंजी और अमेरिकी और अन्य देशों की कॉरपोरेशंस को बढ़ावा दे दिया। ऐसा ही भारत में भी हुआ, लेकिन भारत में स्वदेशी एक सपना था, और स्वदेशी के अलावा राष्ट्रीयता की बुनियाद में जो हमारी एक पूरे भारत को एक बनाने वाली एक दिशा थी, एक पद्धति थी, जिसमें गांव से लेकर के केंद्र तक स्वराज की रचना करना था, इसको करने में हम असफल हुए। और ये धीरे धीरे पहले तो गांव बनाम शहर या भारत बनाम इंडिया की बहस चली। ऐसा साफ दिखाई लगने लगा कि नई आर्थिक नीतियां शहर के अनुकूल हैं, गांव के प्रतिकूल हैं, मध्यम वर्ग के अनुकूल हैं, निम्न वर्ग के प्रतिकूल हैं। जो कंप्यूटर जानती है और जानता है, अंग्रेजी जानती है जानता है, उसके लिए अवसर हैं, लेकिन जो देशी भाषाओं में पढ़ लिख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, उनका इसमें कोई भविष्य नहीं है। और ये तब हुआ जब हमने एक के बाद एक 3 तरह के आरक्षण लागू किए, और तमाम आरक्षण बेकार साबित हुए। पहले आदिवासियों और दलितों का आरक्षण चला, फिर तीसरा आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग का लाया। लेकिन आरक्षण तो राज्य सत्ता के इर्द गिर्द प्रबंधन में था, यानी स्टेट राज्य सत्ता की जो आर्थिक गतिविधियां थी उसमें आरक्षण था, पढ़ाई में आरक्षण था। लेकिन धीरे धीरे तो पूरा का पूरा अर्थतंत्र निजी क्षेत्र में चला गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण था नहीं। इससे जो असुरक्षा की भावना पैदा हुई, भविष्यहीनता का संकट पैदा हुआ, उसके समाधान के तौर पर एक नए तरह का ताना बाना बनाया गया, जिसमें धर्म को केंद्र में रखा गया। आपकी समस्याओं का समाधान आपकी धर्म आधारित एकता में है। देखिए, मुसलमानों के 57 देश हैं, ईसाइयों के 40 के करीब देश हैं। आपका तो अकेला भारत है और नन्हा सा नेपाल है, वो भी माओवादियों के हाथ में चला गया था। तो भारत के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। जब वो एक हो जाएंगे तब उनके हितों के अनुकूल अर्थव्यवस्था होगी, समाज व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी। इसमें एक नया आश्वासन था और उनको कुछ मुद्दे भी मिल गए। मध्यकालीन इतिहास में शांति और अशांति का सिलसिला था। शांति के जो परिणाम थे वो हमारी भाषाओं का विकास था, भक्ति आंदोलन का विकास था, और संगीत और कला और भवन निर्माण का विकास था। जो अशांति का काल था उसमें गृह युद्ध की स्थिति थी। मुसलमानों के हाथ में सत्ता की उत्तर भारत में ज्यादातर लगामें थी, लेकिन उसमें भाई भाई ने कत्ल किया, बाप को बेटे ने गिरफ्तार किया, और उसी में जो संभावित असहयोग के क्षेत्र थे उनको पराजित करने के लिए मंदिरों का भी नाश किया गया। और उसको हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो एकता का आधार बना था उसको अति प्रबल माना, और यह माना कि गांधी की हत्या के बाद, भारत के बंटवारे के बाद, लाखों लोगों के शरणार्थी होने के बाद अब सांप्रदायिकता का बुखार दोबारा नहीं चढ़ेगा। लेकिन वो चढ़ गया, और इस समय एक नए किस्म का सामाजिक गिरोहबंदी हो रही है, जिसमें जाति और लिंग भेद की बजाय धर्म भेद को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। हमारी समस्याओं का कारण भारत का बहुधर्मी होना है, हमारी समस्याओं का समाधान हिंदुत्व का राष्ट्र बनाने में है। ये एक सरल समीकरण है, और उसके कुछ कार्यक्रम भी बन गए जिसमें लाखों लोगों को शामिल किया गया। और उसमें बड़ा कार्यक्रम था अयोध्या में पहले मस्जिद तोड़ना और फिर मंदिर बनाना। और जैसा हुआ है हमारे इतिहास में, जगह जगह हमारे पास कई खंडहर हैं जिसका किसी न किसी शासक से संबंध है। जो खंडहर गैर मुस्लिम राजाओं ने पैदा किए उसकी चर्चा हम नहीं करते, लेकिन जो खंडहर कुछ मुस्लिम राजाओं ने पैदा किए, नवाबों ने पैदा किए, उनको लेकर के हम अपनी अस्मिता का नव निर्माण कर रहे हैं।
ये नहीं, जो सांप्रदायिक, एक तो बात समझ में आती है कि किस तरह से ये जो हिंदुत्व की एकता या हिंदू राष्ट्र या सांप्रदायिकता, ये ताकतें अपने को बढ़ाती चली गई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इन फोर्सेस ने गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके लोगों से संपर्क किया। दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियां रही, चाहे कांग्रेस रही या और, वो केवल चुनावी मशीनरी या सत्ता प्राप्ति का साधन रहे। तो शायद इसलिए वो समाज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई। उनके पास मतलब वोट मांगने के अलावा कोई और कार्यक्रम नहीं रहा लोगों से जुड़ने का, जो अपना एजेंडे के साथ, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी और लोग आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन कांग्रेस या जो कांग्रेस से निकली दूसरी तमाम पार्टियां बनी, चाहे वो बिहार में, यूपी में, बंगाल में, और जो तमाम रीजनल पार्टी बनी, उन्होंने नहीं किया कोई ऐसा प्रयास। और दूसरा एक और भी होता रहा कि कुछ पार्टियों ने बाकी फिर जो एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में कांग्रेस थी, उसको भी कमजोर किया, चाहे बीएसपी रही हो और या बाकी ये मुलायम सिंह, लालू यादव, ममता बनर्जी, ये सारे लोग, और शरद पवार, ये सब। तो ये भी तो एक फैक्टर रहा कि भाई उसको हम काटते रहे, बजाय कोई वैकल्पिक जो या मूल जो धारा है स्वतंत्रता आंदोलन की, जो सब मानते हैं लेकिन एकजुट नहीं रह पाए और समाज के बीच में, लोगों के बीच में नहीं गए। इसमें हम लोगों को ये भी जांचना होगा रामदत्त जी कि क्या भारत की राजनीतिक समुदाय को हम दो स्पष्ट खंडों में विभाजित कर सकते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और एक हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई सांप्रदायिकता का पोषण करने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्मनिरपेक्षता का आग्रह करने वाले जमातों के नायक नायिका थे, वो सांप्रदायिकता के बारे में उस तरह से दो टूक बेमुरव्वत अभियानों के प्रवर्तक और समर्थक नहीं थे जैसा इसके पहले की पीढ़ी के नायक, जिसके नेता जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल आदि थे। दूसरे जो गैर कांग्रेसी विरासत से जुड़े लोग थे, चाहे वो कम्युनिस्ट थे और चाहे समाजवादी थे, समाजवादियों का उत्तर प्रदेश और बिहार जो बहुत बड़ा भूखंड है, और कम्युनिस्टों का बंगाल और केरल जो नवचेतना के केंद्र हैं, इन्होंने भी, समाजवादियों ने सांप्रदायिकता का समाधान राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता की बजाय जाति आधारित सामाजिक न्याय के विमर्श में पाया, और कम्युनिस्टों ने बंगाल और केरल की जो उपराष्ट्रीयता है, बंगाली नेशनलिज्म और मलयाली नेशनलिज्म, उसको एक तरह से जाने अनजाने में खाद और पानी दिया। तो धर्म का सवाल एक अनाथ सवाल हो गया, धर्म का सवाल गरीब की गाय हो गया, जो चाहे वही दूध ले। जहां गांधी ने धर्म, आप चलिए, आप बात पूरी कर लीजिए। जहां गांधी ने धर्म को बहुत वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और ये माना कि धर्म मनुष्य के बीच में एक उदात्त भाव भी पैदा करता है, धर्म के अंदर अच्छाई की प्रेरणा होती है, और दुनिया में कोई धर्म नहीं है जो असत्य, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, इन सब का संरक्षण करता है। लेकिन हम धर्म को अपने जीवन में अनजाने तौर पर ही प्रवेश देते हैं, मरते समय, जीते समय, जन्म के समय, शादी ब्याह के समय। वो उसके अंदर जो नैतिक तत्व है उसको हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। जो पतंजलि ने नियम बनाए 5, उसकी यम और नियम दोनों, यम और नियम, उन 5 नियमों को गांधी जी ने 6 समकालीन प्रश्नों का समाधान करने वाले नियम जोड़ करके 11 एकादश व्रत का आधार बनाया, जिसमें गांधी स्वयं कहते थे कि मैं ईश्वर की सत्ता को मानता हूं, लेकिन मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता, और हम अपने मंदिरों में तभी जाएंगे जब उसमें दलितों का भी प्रवेश होगा। तो बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोग जो आध्यात्मिकता को पहचानने लगे और उसका एक सामाजिक नवनिर्माण किया उन्होंने, जिसमें छुआछूत का विरोध भी शामिल था, अस्पृश्यता के अलावा सांप्रदायिकता का विरोध था, शरीर श्रम की महत्ता थी, और एक तरह से स्वदेशी और स्वराज के लिए
संकल्प था। ये काम 1948 के बाद छूट गया और जब चुनाव का मौका आया तो रस्मी तौर पर कुछ मंदिरों में चले गए, कुछ मस्जिदों में चले गए, क्योंकि इससे धर्म का सवाल सुलझा नहीं, उलझ गया। और जो लोग धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने का कौशल जानते थे, उन लोगों के हाथ में पहल आ गई। नहीं, एक गांधी पहलू जी ने जी आपको वो सवाल पूछ लूं, फिर आप उसको उसमें जी इंटरप्रेट। जैसे जिनको बहुत सारे ऐसे दल हैं जो रीजनल पार्टियां जिनको कहते हैं या आई, लेकिन उन और अपने को वो सेकुलर भी कहती हैं, लेकिन समय समय पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जानते हुए भी कि इनका क्या एजेंडा है, उनके साथ सरकार में या गठबंधन में शामिल होती रही। इसमें चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, बिहार में आपके मित्र नीतीश कुमार को ले लीजिए, यूपी में बहुजन समाज पार्टी जो अम्बेडकर वादी पार्टी अपने को कहती है उसको ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को ले लीजिए, या वहाँ मुफ्ती साहब के जो महबूबा मुफ्ती इनको ले लीजिए। तो ये मतलब इससे ये लगता है ना कि भाई ये जो पार्टियां बनी तो जो लेकिन इनका भी अपना कोई वैचारिक आधार नहीं ना, विचारधारा के स्तर पर ये शून्यता है एक तरह से, और इसलिए बीजेपी को आसान हुआ, आरएसएस को आसान हुआ कि वहां अपनी पैठ बढ़ाना सब जगह। एक तरह से ये विश्लेषण सही है। इसको दूसरे स्तर पर भी देखा जा सकता है। क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता का बहुत झगड़ा नहीं होता है, और ये ज्यादातर दल जो आपने बताया, इन्होंने क्षेत्रीय आधार को पुष्ट करने का काम किया। कहीं क्षेत्र और जाति को जोड़ा और कहीं जाति और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद या भूमंडलीकरण को जोड़ा, और उससे एक वोट बैंक खड़ा हो गया। इसमें मुस्लिम वोट का भी एक महत्व था, और जिन दलों को मुस्लिम वोट नहीं मिलता था वो जाने अनजाने हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की रणनीति के समर्थक बन गए। नतीजा क्या हुआ? आपको याद होगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब सरकार बनाने का प्रयास किया तो उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बाहर से समर्थन दिया, और हर सोमवार की साप्ताहिक बैठक होती थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठते थे, एक तरफ लेफ्ट पार्टियों के प्रतिनिधि बैठते थे, और फिर मिलकर के अगले हफ्ते का एजेंडा या अगले महीने का एजेंडा बनता था। ये व्यवस्थित तरीके से सत्ता में साझेदारी का काम विश्वनाथ प्रताप जी के समय में हुआ। ये न जयप्रकाश के समय में हुआ, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की मां जनसंघ को उसका विसर्जन करना पड़ा था, एक नई पार्टी बनानी पड़ी थी। और राम मनोहर लोहिया के समय में तो एक 11 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर चुनाव के पहले का समझौता तो खाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ था। जनसंघ सीटों के बंटवारे तक के लिए तैयार नहीं हुई थी। चुनाव के बाद जब अस्थिरता बढ़ी और कांग्रेस के अंदर लोग टूट टूट के निकले, नवीन पटनायक के पिता उड़ीसा में, प्रफुल्ल घोष, अजय मुखर्जी बंगाल में, चरण सिंह, महामाया प्रसाद सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश में, तब जाकर के सरकारों में साझेदारी का सवाल उठा। सांप्रदायिकता की जो एक संभावना है, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच के उठे प्रश्नों में जाति का जो ध्रुवीकरण हो रहा था, पिछड़ा बना मगड़ा, उसको ढकने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया, जो पिछड़ा अगड़ा के प्रश्न को गौड़ बना देती है। तो जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद प्रतिक्रिया सवर्णों में हुई कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, राज सत्ता हमारी है नहीं, हमें इस राज सत्ता को अपने काबू में लाना है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रदेश में तो सामाजिक न्याय की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के प्रवर्तक और प्रवक्ता जनसंघ के साथ, क्योंकि उसका वोट प्रतिशत भी आप देखें कि 7% 1971 में, और 21 और 22 और 27% 1989, 90, 91, 92 में। ये जो वोट का जादू था, वोट का
चुंबक था, इसने बहुत सी चीजों की अनदेखी करने की प्रेरणा दिया। नहीं, आज लेकिन बाद में तो ये जो भाई जो मंडल वाली शक्तियां थी वो या अम्बेडकराइट्स, इनके मतलब बीजेपी आरएसएस की ताकतों के साथ जाने का क्या औचित्य था? सत्ता, इनको ये लगा, और इस माने में एक सिद्धांत तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद दिया था कि हर बड़ी समस्या का समाधान सत्ता पर कब्जा है, और काशीराम जी तो कहते थे कि सत्ता की चाबी हाथ में नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और यही बात समाजवादियों के एक पक्ष को भी लगती थी कि बिना राज सत्ता के खाली सत्याग्रह और आंदोलन की राजनीति से हम कहीं नहीं जा पाएंगे। हमें राज सत्ता में नियंत्रण की क्षमता विकसित करनी चाहिए, और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां भी बनी। क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक प्रयोग हुआ, इसने भी सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जमीन तैयार। क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता के बीच में मौसेरी बहनों का रिश्ता है, वैसे ही जैसे जातीयता और सांप्रदायिकता भी जाने अनजाने एक दूसरे के साथ बैठ सकती हैं। नहीं तो जाति अगर से क्षेत्रीय पार्टियां या जातिवादी पार्टियां मुकाबला नहीं कर सकती है, हम मान के चल रहे हैं आज की परिस्थिति में, तो फिर एक राष्ट्रीय विकल्प कैसे तैयार होगा? मतलब, और उसमें क्या आपको लगता है कि एक गैर कांग्रेसवाद का नारा रहा है या विचारधारा रही है कि कांग्रेस और भाजपा से हट के एक तीसरा विकल्प तैयार होंगे, तो तीसरा विकल्प तो होता नहीं, भाजपा आगे आ जाती है, तो राष्ट्रीय विकल्प फिर कैसे बने? आज भी जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना भी है, तो उसमें भी एक बहुत लूज अरेंजमेंट है। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई विचारधारा के कार्यक्रम के आधार पर कोई बना संगठन हो और जिसकी प्रतिबद्धता हो, मतलब लोकतंत्र और ये जो सामाजिक मूल्य हैं इनके। जो भारत जोड़ो अभियान है, जिसके साथ मेरा भी बहुत घनिष्ठ संपर्क है, क्योंकि उन लोगों ने एक अध्यक्ष मंडल बनाया है और हमको भी उसका सदस्य बनाया है। लेकिन दो तरह के सांप्रदायिकता विरोधी जमातों का ये गठबंधन है। एक जो सैद्धांतिक तौर पर सांप्रदायिकता के विरोधी हैं, इसमें मार्क्सवादियों का सबसे ऊपर स्थान है और कांग्रेस का एक हिस्सा। दूसरे आकस्मिक तौर पर सांप्रदायिकता के विरोधी, वो सिद्धांततः सांप्रदायिकता के विरोधी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या उसके कोई गठबंधन के सहयोगी स्थानीय चुनाव की राजनीति में उनके विरोधी हैं, इसलिए एक सुविधाजनक विकल्प के तौर पर है। देखिए, इस समय दो ध्रुवों के इर्द गिर्द हम अपने राजनीतिक विमर्श को लाना चाहते हैं। एक है हिंदुत्व का विमर्श और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का विमर्श। एक तीसरा विमर्श भी है, वो है सर्वधर्म समभाव का विमर्श। उसमें धर्म की सत्ता को स्वीकारते हुए धर्म के अंदर जो शुभ का पक्ष है उसको बेहतर बनाना, उसको अपने आचरण का आधार बनाना, जो गांधी के एकादश व्रत में था, जो इस्लाम में है, जो ईसाइयत में है, जो बुद्ध और नानक की सिखावन में है। ये जो तीसरा पक्ष है, इसको हम एक तरह से उपेक्षित रख रहे हैं। भारत का जो मिजाज ही नहीं, दुनिया का मिजाज ऐसा है कि दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं रामदत्त जी। कुल 1 अरब लोग अपने को नास्तिक कहने को तैयार हैं, कुल 1 अरब लोग। बाकी 6.5 अरब लोग किसी न किसी आस्था परंपरा के साथ अपने को जोड़ते हैं। कुछ प्रकृति पूजक हैं, जैसे अमेरिका के रेड इंडियन या भारत के आदिवासी, वो पेड़ को, पत्थर, पहाड़ को, नदी को माँ पिता तुल्य मानते हैं। कुछ एक व्यवस्थित धर्म परंपरा के साथ जुड़े हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उसके बाद इस्लाम को मानने वाले हैं, उसके बाद हिंदू धर्म को, और चौथा बड़ा समूह बौद्ध धर्म को मानने वाला है। अब इन लोगों का राजनीति में क्या स्थान होगा, इन लोगों की राजनीति से क्या रिश्तेदारी होगी, इसको गांधी ने समझा था और बगैर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए हुए उन्होंने कहा स्वराज का क्या मतलब? स्वराज का मतलब रामराज है। स्वराज का मतलब ऐसा राज जहां ईसा की सिखावन चलेगी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का जीवन अपनाया जाएगा, जिसमें रहमत होगी हजरत मोहम्मद की बताई हुई, और हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखेंगे। ये जो आज का विमर्श है, आप देखिए, हम लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। लोकतंत्र का हमारी जिंदगी में सार्थक अर्थ क्या है? हमारी रोजी रोटी से लोकतंत्र का क्या रिश्ता है? ये हम नहीं बता पाते, हम चुप हो जाते हैं, हकलाने लगते हैं।
संविधान में क्या खतरा है, संविधान ने हमको अभी तक क्या दिया है। ये जो करीब 1/3 भारत निरक्षर है, निर्धन है, उसको तो इस संविधान का कोई महत्व नहीं मालूम जब तक कि हम कहें कि संविधान का मतलब है आपकी रोजगार की गारंटी, आपको भूख से मुक्ति, आपको उत्पीड़न से मुक्ति। जैसे दलितों के बीच का एक हिस्सा जो सजग है, वो संविधान बचाओ को आरक्षण बचाओ के रूप में सुनता है और वो कहता है अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। वैसा आम लोगों को समझाने वाला मुहावरा जो आध्यात्मिकता और सांप्रदायिकता का अंतर कर सके, उस मुहावरे की जरूरत है। हमने उस मुहावरे को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि जो इस विकल्प को लोकतंत्र, संविधान, सर्वधर्म समभाव और स्वराज, इन चारों बातों को लेके आम आदमी को उसके लिए समझाया जाता, तो जिससे आज जो है कि लोगों के बीच में यह है कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम आपको शौचालय दे रहे हैं, हम आपको मकान दे रहे हैं, हम आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको 2000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, और आपको लोकतंत्र से या संविधान से आपका क्या मतलब, हम आपको दे रहे हैं, मोदी की गारंटी है वो दे रहे हैं, बाकी आपसे क्या मतलब। तो हम तो उस मतलब हमारी अपनी विफलता से क्या हमने कोई सबक सीखा है? आप इन लोगों के साथ नहीं, अभी तक सबक नहीं सीखा है। हम अभी तक भारतीय जनता से जुड़ने का रास्ता नहीं बना पाए हैं। भय के आधार पर हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि देखो ये अगर आ गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमको ये काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं राष्ट्र निर्माण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो चुनाव की राजनीति से जुड़ता है लेकिन चुनाव की राजनीति से बड़ा होता है। और हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, खास तौर पर 1984 के बाद, सिखों की हत्या के बाद, इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद जो राजनीति ने नई करवट ली, उसमें चुनावी समीकरण, वोट का जुगाड़ प्रथम और अंतिम लक्ष्य हो गया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी राजनीति में रहे जिन्होंने वोट के जुगाड़ के अलावा अपने सामाजिक आधार की पुष्टि का भी काम किया और उस सामाजिक आधार को उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख के रूप में परिभाषित किया। और आज का जो हिंदुत्व का एक बल बना है, ये नकारात्मक बल है। इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी हम इनको काबू में ला सकेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं की एकता पैदा करना, ये वैदिक या वैश्विक आदर्शों के आधार पर हिंदुओं का चित्त निर्माण नहीं कर रहे हैं, जिसमें फिर छुआछूत पर भी हमला होगा, औरत के पीछे रखे जाने पर भी हमला होगा, गरीबों की असहायता पर भी हमला होगा। जो जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये एक अलग तरह का बंधुत्व पैदा कर रहे हैं। हिंदू सॉलिडारिटी है, इसमें कोई शक नहीं। तीनों मुसलमान के खतरे का भय बचा करके देखो, औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ दी थी, मंदिर तोड़ दिया था। आज के मुसलमान आतंकवाद फैला कर रहे हैं, संसद पर हमला कर दिया, कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ऐसा विमर्श पैदा करते हैं जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को आतंकित करता है। नहीं, ये भी है, और शायद जो दुनिया में इस्लाम के नाम पर कुछ आतंकवाद या कट्टरता बढ़ रही है, उसका भी उपयोग ये हिंदूवादी शक्तियां अपने पक्ष में करती हैं, वो उसका भी निश्चित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसका भी पूरा चित्र दुनिया के, जो दुनिया का हाल है, उग्रवाद या आतंकवाद तो नहीं चल सकता किसी भी धर्म का, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुत्व हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए उग्रवाद का जो व्यवस्था में तो सबको आना पड़ेगा ना। नहीं, दुनिया हमारे लिए एक कम्युनिटी ये नहीं कह सकती कि हमारे लिए हमारा धर्म ग्रंथ ही सर्वोपरि है, और तो दूसरी कम्युनिटी भी फिर आके कहने लगती है। ये एक अल्पसंख्यक मानसिकता का नतीजा होता है। जो भी अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी अस्मिता को हमेशा धर्म के आधार पर सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये है कि तुर्की का जो मुसलमान है वो मौलाना और मुल्ला के लिए उतना आग्रही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की में अन्य किसी धर्म की चुनौती नहीं, इस्लाम बनाम इस्लाम का मामला है। जो ईसाई लोग हैं, आप जानते हैं आयरलैंड में अभी भी
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का खूनी संघर्ष चल रहा है और ये 700 साल लंबी कहानी हो गई। इसी तरह से भारत में जो संकट है, इस संकट को हम धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि भारत का ताजा अनुभव भारत के बंटवारे का है और उस अनुभव को जो लोग समझते हैं वो तो मानते हैं कि ये सत्ता का व्याकरण था, अंग्रेजी राज की शरारत थी, मुस्लिम और हिंदू मध्यम वर्ग का आत्मविश्वास का अभाव था। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो तो यही समझते हैं कि ये मुसलमान नहीं होते तो अलगाववाद नहीं होता। अलगाववाद असम में भी चल रहा है, उल्फा में तो मुसलमान नहीं है, परेश बरुआ न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, लेकिन वो असम को वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम चलाते हैं। तो ये जो अलगाववाद की कहानी है, पिछले दिनों आंदोलन चल रहे थे अलग राज्य बनाने के, झारखंड में, उत्तराखंड में, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, क्षेत्रीय विषमता का मामला था। जो तेलंगाना का आंदोलन चला उसमें भी मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि कुछ आंदोलन बहुत ही निर्मम और बर्बर किस्म के आंदोलन धर्म की आड़ में चलते हैं और उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को जंगल में बदलने में किसी की सहमति हो न हो, हमारी सहमति नहीं होगी। और यही बात राष्ट्रीय आंदोलन में गारंटी थी, यही बात गांधी के बाद के भारत का आधारशिला थी। हमने जितनी दूर तक समाज को सर्वधर्म समभाव से जोड़ने की जरूरत थी उधर काम कम किया। आपको याद होगा कि भारत में इसके पहले भाषा को लेकर बड़ी लड़ाई थी और भारत को बिखरने का खतरा था, द्रविड़स्तान की मांग थी, लेकिन हमने बहुभाषी केंद्र का प्रस्ताव जो राष्ट्रीय आंदोलन का अपना एक आविष्कार था उसको लिया। आंदोलन भी एक जमाने में बहुत चला था और शायद आपके समकालीन लोग या आपसे पहले वाले नहीं, हम खुद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में विद्यार्थी के नाते जेल गए थे और उसके 3 नाम रखे गए, भाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। नतीजा क्या निकला कि देशी भाषाओं का महत्व फिर राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतियों में हुआ। कन्नड़ और बंगला लोकसभा में और तमिल लोकसभा में बोली जाने लगी। जैसे ही आपने लोकसभा में केंद्र में बहुभाषीयता को आधार दिया, वो संकट खत्म हो गया। ऐसे ही आज भी भारत का समाधान बहुधार्मिक राष्ट्रीयता के निर्माण में है। बहुधार्मिक राष्ट्रीयता के नींव राष्ट्रीय आंदोलन रख चुका है, सर्वधर्म समभाव का आचरण करके। विनोबा ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा विभिन्न धर्मों के महाग्रंथों का सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण करने में लगाया, गांधी जी के मार्गदर्शन में। गांधी ने स्वयं बारी बारी से ईसाइयों का, हिंदू कट्टरपंथियों का और मुस्लिम कट्टरपंथियों का मुकाबला किया और उसके बदले में एक उदार और समावेशी आध्यात्मिकता का रास्ता बनाया और वो आज भी गांधीवादियों की पूंजी है। लेकिन गांधीवादियों की जिम्मेदारी थी कि उसको समाज की, हाँ जी हाँ, बताइए गांधीवादियों उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उसको समाज की पूंजी बनाते। जैसे कम्युनिस्टों ने वर्गहीन समाज के सपने को पार्टी की विरासत माना, लेकिन समाज में नवदौलतिया वर्ग को पैदा होने दिया, बढ़ने दिया। नई आर्थिक नीति से समझौता किया बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, तो न घर के रहे न घाट के रहे। वैसे ही समाजवादियों ने राम मनोहर लोहिया का वारिस होने के बावजूद, नरेंद्र देव का वारिस होने के बावजूद, रामायण की जो व्यापकता थी, इंडोनेशिया के मुसलमान भी रामायण गाते हैं और कुल्लू और मनाली के पहाड़ी भी गाते हैं और दक्षिण में भी रामायण है और उत्तर में भी रामायण। लेकिन ये जो विविधता थी, इस विविधता को समझने का काम जो कहते हैं सांस्कृतिक राजनीति, कल्चरल पॉलिटिक्स, जो बसवन्ना से शुरू हुई, जो कबीर से शुरू हुई, जो नानक से शुरू हुई, जो सूफी संतों की विरासत है, उसको हम लोगों ने किसी और के जिम्मे छोड़ दिया। ये जो कोई और हुआ वो बहुत ही आग्रही, मध्यकालीन इतिहास से आतंकित और मुस्लिम विरोधी है और इस समय उसी के हाथ में जो आप गांधी ने जो मॉडल दिया और गांधी जिसके लिए जिए और गांधी जिसके लिए मरे, तो देखिए गांधीवादियों की कोई अलग टोली, कोई अलग एनजीओ ये काम नहीं कर सकता जब तक कि राजनीतिक जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, तो उसको तो कांग्रेस ने भी छोड़ दिया एक तरह से, और जो अपने को समाजवादी लोहिया के अनुयायी कहते हैं उन्होंने भी छोड़ दिया। तो वो तो
वो तो अनाथ हो गई ना वो धारा, और उसी के बिल्कुल को ठीक बात। देखिए, उसी आपने को राजनीति की परिभाषा कुर्सी नीति तक कर दिया। राजनीति का जो व्यापक अर्थ था वो राष्ट्र निर्माण था, सभ्यता निर्माण था, मानवता निर्माण था। गांधी ने इसीलिए कहा था कि हमारी आजादी का सदुपयोग हम दुनिया को बेहतर बनाने में करेंगे। भारत का दायित्व पूरी दुनिया को लेकर के है। भारत खाली अपने लिए आजाद नहीं होने जा रहा है। वो बात हमने छोड़ दिया। पहले हम खाली अपने भूगोल में सिमट गए, फिर अपने वोट आधार में सिमट गए। जहां हमको वोट नहीं मिलता उसके बारे में हमारा कोई सरोकार नहीं रह गया। और राष्ट्रीयता का सारा दायित्व, राष्ट्र निर्माण की सारी जिम्मेदारी आरएसएस के पास चली गई। वामपंथियों ने तो राष्ट्र को एक तरह का बुर्जुआ कंसेप्ट, पूंजीवादियों का षड्यंत्र जैसा बता दिया। वो था जरूर। अपने बाजार को सुरक्षित रखने के लिए पश्चिमी यूरोप के पूंजीपतियों ने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में लागू किया, लेकिन राष्ट्र का एक दूसरा आधार भी था जिसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष और बाकी ने अपनी जान गंवाई, और गांधी ने अपना जीवन समर्पित किया। कस्तूरबा की और महादेव देसाई की जेल में मौत हुई। उस राष्ट्र का जो अपने अधिकतम आधार के रूप में मानवता का इस्तेमाल करता है, सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों का इस्तेमाल करता है, उस राष्ट्रीयता की कहानी हमने अधूरी छोड़ दिया। आज फिर उसी कहानी को वापस लाने की जरूरत है। देखिए, सारी दुनिया में इस समय कट्टरता का दौर चल रहा है। अमेरिका में रंग भेद को लेकर के, अच्छा ईसाई मतलब कौन, जो गोरा हो, और जो रंग भेद को दूर करने के लिए केनेडी और किंग के जमाने से सुधार चल रहे उनका विरोधी हो डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रवासियों का विरोधी हो यानी एंगेला मार्केल जर्मनी में, मैक्रोन फ्रांस में। ये जो एक डर का समय चल रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक प्रबंधन असुरक्षा पैदा कर रहा है। जॉबलेस ग्रोथ सारी दुनिया में है, आर्थिक मंदी सारी दुनिया में है। तो आर्थिक मंदी का या तो आप वैज्ञानिक समाधान करेंगे नई नीतियों के जरिए, जिसमें मनरेगा एक अच्छा प्रयोग था, और या आप उसको जनता के ऊपर छोड़ देंगे और जनता तात्कालिक तौर पर दुश्मन अपने आसपास ही तलाशेगी। जब घर में घाटा होने लगता है तो सगे भाई भी अपना अपना चूल्हा चौका अलग कर लेते हैं। तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख अलग करें तो ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं। हमें अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधन को ठीक करना। इसमें अगर आर्थिक नवनिर्माण में कुछ समय भी लगे तो राजनीतिक नवनिर्माण तो तत्काल कर सकते हैं। गांव के ग्राम स्वराज के सपने के साथ समझौता करना, सांप्रदायिकता के विश्व वृक्ष को खाद पानी देना है, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी जो सांप्रदायिक है नहीं। जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो प्रदेश हैं, उनमें एक भाषा विशेष का महत्व है, एक समुदाय महत्व विशेष का महत्व है, एक परंपरा विशेष का महत्व है, और उसको अगर अपने प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। आप जानते हैं कि औरंगजेब पर इतनी चर्चा होती है। औरंगजेब अपने शासन के आखिरी 20 साल दिल्ली में एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि रिबेल सुल्तान थे, आदिल शाही थी, बीजापुर था, हैदराबाद था, ये सब मुस्लिम सामंतों के शासन थे, और उनसे औरंगजेब की लड़ाई हो रही थी। राणा प्रताप का मामला तो बहुत पहले अकबर के जमाने में निपट चुका था। शिवाजी का मामला उनके बेटे के जरिए निपट चुका था। तो ये जो भारत की बनावट है, इसके अनुकूल एक समाज नीति, सांस्कृतिक नीति की जरूरत है। आप खाली वोट पर ध्यान देंगे और बाकी 364 दिन एक आकस्मिक परिस्थितियों के भरोसे चलेंगे, तो जब तक चल सकता है पूंजियों पुरखों का दिया हुआ मार्गदर्शन प्रकाश, तब तक चलेगा। आपने नया प्रकाश नहीं पैदा किया, और इससे जो नई पीढ़ी है वो आतंकित और आत्मविश्वास विहीन हो रही है, और उसको अपने पड़ोस में दुश्मन खोजने की जरूरत पड़ रही है। हमारी बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सवर्ण लड़का लड़की कहता है हमारी बेरोजगारी के कारण 2 है। एक आरक्षण की नीति है, और दूसरा ये बहुदेशी कंपनियां हैं। ये बहुत अनुचित चिंतन है, निष्कर्ष है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए कोई सामने नहीं आता। हिंदुओं की दुर्दशा का कारण क्या है? हिंदुओं की दुर्दशा का कारण छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, औरतों का पिछड़ापन नहीं है, मुसलमान है, ईसाई है। 200 बरस अंग्रेजों का राज था, और भारत में आज भी 4% से ज्यादा ईसाई नहीं है। धर्मांतरण राज्य सत्ता के बल पर नहीं होगा। 600 साढ़े 600 साल सुल्तनत से लेकर के मुगलों का शासन रहा,
और भारत में अभी भी 14% से ज्यादा मुसलमान नहीं है। लेकिन डर ऐसा है कि अरे तुम नहीं जानते हो, ये 5 और 25 वाले लोग हैं और 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक भारत अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। अब इसका क्या समाधान? इसका समाधान तो वैज्ञानिक और तर्कसंगत ही होगा, इसमें पार्टियों को भी लगना पड़ेगा। खाली गांधीवादियों को इसका जिम्मा देना और गांधीवादियों का राजनीति से दूर रहना अंतर्विरोधी हो गया। जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। ये पूरा जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य है भारत का, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक जो अब तात्कालिक प्रश्न है, ये है कि इस समय एक जो सांप्रदायिकता और पूंजीवाद और साथ-साथ डिक्टेटरशिप की भी बात कर रहे हैं कि उसका भी खतरा है। तो इसका मुकाबला हम कैसे करें? देखिए, दो आशा के टापू हमारे सामने हैं, दो आशा की मशालें हैं। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है, जो जानता है, आप तो उसके सहभागी रहे हैं। मैं भी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूं, जहां 1921-22 से शुरू हुई कहानी, कभी आंदोलन का उफान था, कभी एकदम से अकेलापन था, लोग आने से डरते थे और धीरे धीरे करके एक सामूहिक शक्ति बनी, राष्ट्रीय शक्ति बनी। हालांकि बंटवारा भी हुआ, लेकिन हम लोकतांत्रिक स्वराज की तरफ बढ़े। इसी तरह से इमरजेंसी आई। इंदिरा जी का न सिर्फ देश में, दुनिया में डंका बज रहा था। हम लोग इमरजेंसी के विरोध में थे और हम लोगों को ये समझाया जाता था कि एक बार जब लोकतंत्र की मशाल बुझ जाती है तो दशकों तक अंधेरा रहता है। और वो लैटिन अमेरिका का, ईरान का उदाहरण देते थे और हम लोग कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ दूसरा कुछ होगा, और दूसरा हुआ। इसमें एक नैतिक नेतृत्व था जयप्रकाश नारायण का और आम लोगों का प्रतिरोध करने का साहस था। लेकिन उसके लिए कुछ समय देना पड़ा। जब तक उनका अपना अनुभव नहीं हो गया आपातकाल के संकट के बारे में, हमारे पर्चा बांटने से और उपवास करने से और जेल में गए लोगों की रिहाई की दुनिया से मांग करने से नहीं हुआ था। इंदिरा हटाओ, इंदिरी बचाओ। जब ये जबरदस्ती नसबंदी करने लगे, लाखों लोगों की नसबंदी इन्होंने किया। जब इन्होंने गरीबी हटाओ की बजाय गरीब हटाओ करके 4000 जगहों पर मलिन बस्तियों का, जिसमें से 25% काम तो दिल्ली में ही हुआ, तब लोगों को जयप्रकाश का जेल में रहना अखरने लगा। 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का एक मन में भाव आने लगा। आज भी जो ये सत्ता के अहंकार में कर रहे हैं, जैसे इन्होंने सर्व सेवा संघ को जमींदोज कर दिया, वो जो घटना है वो किसी भी गांधीवादी को दुखी करने के लिए, क्षुब्ध करने के लिए काफी है। उसके पहले आप बहुत सारे प्रस्ताव पास करते रहे, लेकिन जैसे कहते हैं कि वो बात चुभती नहीं थी। ऐसे ही किसानों का आंदोलन, ये किसानों के आंदोलन में वो लोग भी थे जो नई आर्थिक नीति के समर्थक थे, जो वैश्वीकरण में अपना भविष्य देखते थे। लेकिन जब मोह भंग हुआ तो सब एकता हो गई। ऐसे ही आज का नौजवान गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आरक्षण लेकर रहेंगे। दोनों जमातें आज बेरोजगारी के शिकार हैं और आज दोनों के दोनों पिटते हैं। उनके परीक्षाओं के पर्चे लीक होते हैं और फिर वो जैसे कि एक कटी बाजू वाले बहादुर की तरह मैदान में खड़े होते हैं, अग्निवीर और इस तरह की योजनाओं को झेलते हैं। तो ये जब आम लोगों तक इसकी आंच पहुंचेगी और हम जो सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं वो जागते रहो की बात करते रहेंगे, तब दोनों का मिलन खाली आम लोगों के उठने से भी नहीं होगा। इसमें एक दृष्टि भी चाहिए, बुद्धिजीवियों की भूमिका है, मीडिया की। आप सब लोग जो कर रहे हैं, ये आने वाले, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहने की जरूरत है, आने वाले समय में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जब सब कायर हो रहे थे तो भी कुछ बहादुर बचे थे और ये कुछ काफी हैं। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक टीवी कंपनी से इस्तीफा दिया क्योंकि टीवी कंपनी पर उन लोगों का कब्जा हो गया जिनके वो विरोधी थे। उनके पास 10,000 लोग भी फॉलोअर नहीं थे, आज उनके पास 90 लाख लोग हैं और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। तो जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं। लेकिन वो हमारे कहने से नहीं, वो अपने पराजय से ही उनके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे मौका मिला है जम्मू से लेकर के विजयवाड़ा तक
और बंगलोर से लेकर के भागलपुर तक जाने का। हर जगह बेचैनी है, लेकिन हर जगह लोग यही पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो गड़बड़ है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बारे में पूछते हैं। हम कहते हैं घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आपको निराश नहीं करेगी। और जो घटनाएं हो रही हैं रामदत्त जी, अविश्वसनीय है। आज से 3 महीना पहले कोई कहता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो मैं कहता कि दिन में सपने देखना बंद करो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक असफल प्रयोग के बाद दोबारा एक साथ हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि चुनाव के मौके पर भी बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद का काम अभी हमको प्लान बी भी सोचना चाहिए। कैसे सांस्कृतिक नवनिर्माण का जो राष्ट्रीय आंदोलन का बनाया रास्ता था, बहुभाषी भारत, बहुधार्मिक भारत, बहुजातीय भारत, ये अधूरापन खतरनाक होगा। हम इस समय धर्म के सवाल के आमने सामने खड़े हैं। इसमें इधर उधर देखने की गुंजाइश नहीं है, इसकी छिपाने की गुंजाइश नहीं है। सारी दुनिया में धर्म को लेकर के वैश्वीकरण का अंतर्विरोध सांप्रदायिकता और स्थानीयता में प्रकट हो रहा है। उसको एक मानवीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो, श्रीमद राजचंद्र की मदद से गांधी ने शुरू किया था। उसको उनके बाद के अनुयायियों ने, जयप्रकाश ने, लोहिया ने, औरों ने, और दूसरी तरफ अंबेडकर जैसे लोगों ने सामाजिक न्याय का एक सपना देखा, जाति विहीन भारत का सपना देखा, और उस सपने के अनुयायी भी पैदा किए। उसी तरह से मार्क्स के अनुयायी हैं, जो वर्ग विहीन समाज के सपने से दीवाने होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया। इन सब लोगों को अपने अधूरेपन को, अपनी असफलता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की असफलता के आधार पर सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों की सफलता की कहानी लिखी जा रही है। जिस दिन ये अपनी असफलता को संबोधित करेंगे, उस दिन ये दूसरा वाला विमर्श अपने आप हाशिए पर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर आनंद कुमार जी, इस अद्भुत और जो गहन विचार विमर्श के लिए आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपको बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं जी।